Hi, we are in the month of June in 2021, and the schools in India have been severely disrupted over a year now due to the pandemic. While the general climate of doom and gloom continues, I was thrilled to come across a very inspiring story of a brand new school in Haryana. This school started operations a month or so before the pandemic hit us in 2020, and just when things were picking up, the nation went into a lockdown. There is no reason why this school should have survived, but it survived. Not only that, it continued to increase student enrollment all through these months. This is the story of Baba Dev Khan Memorial Public School. As I sat down with the founder, Mr. Tawfiq Ahmed, to chat about his inspiring journey. We also spoke about the Shiksha Doot model and explored options to use it across the country. Listen in. So, तौफीक जी, आपका स्वागत है सर। अपन सबसे पहले आपके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे. गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट योर जर्नी सो फार. कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, इससे पहले क्या करते थे, आपका एजुकेशन, कुछ भी थोड़ा 5-10 मिनट लीजिए, मुझे बताइए अपने बारे में. ऑफ कोर्स, मेरा जो स्कूलिंग हुआ सर, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन पुनाहाना. And when I was in 11th class, I chose to go government senior secondary school Punahana. My cousin was in 12th standard, and I was in 11th. What happened at time? Om Prakash Chautala ji was the chief minister of Haryana, and he just did a tremendous job. उसने जो नकल वकल का जो सारा किस्सा तो खत्म कर दिया. मेरा कजन फेल हो गया 12th क्लास में, तो हम लोग दोनों भाई एक क्लास में आ गए. वहां से मुझे एक सोचने पे मजबूर हो गया मैं कि नकल से जिंदगी पार नहीं होने वाली है. हार्डली बिलीव कि 10th क्लास में मेरे इंग्लिश में 33 मार्क्स थे, वो पॉइंट पर मैं पास हुआ. और मैंने 11वीं में जब हालात देखे तो 12th क्लास में सेल्फ स्टडी किया मैंने, और 18 आउट ऑफ 100 मार्क्स. तो मुझे थोड़ा ये भी लगा था कि शायद इंग्लिश में मैं काम कर सकता हूँ. 12th हो गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मेरा, लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट ये था कि मुझे मीडिया लाइन में जाना है और एक एंकर बनना है. अच्छा, बट माय फादर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मीडिया. ही वांटेड मी टू बी अ टीचर. तो उन्होंने कहा कि आप टीचिंग कर लीजिएगा, इसके जो जेबीटी है या बीएड वो कोर्सेज आप कीजिएगा. मैंने उनको इंसिस्ट किया, नहीं पापा मेरा इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपको जेबीटी करना है, दैट इज कॉल्ड जूनियर बेसिक ट्रेनिंग. दिस इज अ कोर्स फॉर प्री प्राइमरी स्कूल. लेकिन मेरा मन, मैंने जैसे बताया आपको, एंकर बनने का ही था. तो हालांकि पापा की फिर जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा और मैंने जेबीटी में एडमिशन करा लिया. लेकिन मैंने कंडीशन दिया उनको कि आपकी खुशी के लिए मैं जेबीटी कर रहा हूँ, टीचिंग लाइन में जा रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कोर्स कर लूंगा, लेकिन इसके बाद अगर मेरा जॉब नहीं लगता है तो मुझे मेरा काम करने दीजिएगा. तो उन्होंने ओके कर दिया. देन आफ्टर कंप्लीटिंग माय जूनियर बेसिक, ये किस साल की बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन 2007 में हुआ और 8 और 9 में मैंने जेबीटी में एडमिशन कर लिया था. देन आई मूव टू जामिया यूनिवर्सिटी फॉर पीजी इन टीवी जर्नलिज्म. तो वहां से जर्नलिज्म किया जामिया से. उसके बाद 2012 और 13 का जो टाइम था उसमें मैंने हरियाणा न्यूज में एज एन एडिटर एंड प्रोड्यूसर काम किया. उस वक्त क्या हुआ कि मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से एक हमारे रिपोर्टर थे यूनिस अलवी जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो काम नहीं कर पा रहे थे. तो जो मेरे आउटपुट हेड थे धनखड़ सर जी थे, उन्होंने बोला कि तौफिक यू आर फ्रॉम मेवात और बेहतर होगा आप मेवात में जाकर रिपोर्टिंग करें. तो 2007 के बाद मैं दोबारा मेवात आया एज ए रिपोर्टर, और मैंने यहाँ आकर जो हालात देखे मुझे बहुत पिंच किया अंदर से. अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एजुकेशन, बहुत कुछ अलग था यहाँ पर. तो मुझे ये लगा कि मैं वहां कर क्या रहा हूँ दिल्ली में, क्यों ना मैं अपने इस एरिया में आकर ये जो लोगों का एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, इनका ध्यान मैं एजुकेशन की तरफ डालूं. और मेरे भाई से मैंने अपनी ये फीलिंग शेयर की, तो उन्होंने कहा तौफीक देखिए जरूरत है यहाँ पर स्कूल्स की, क्योंकि अगर यहाँ पर आप एजुकेशन या लिटरेसी रेट देखेंगे मेवात का, तो गर्ल्स का जो 8 से ऊपर जो जाता है 2.37% मियरली. थोड़ा सा आप 6 to 8 क्लास तक अगर हम देखें गर्ल्स के एजुकेशन रेशो, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 26 के आसपास है. फर्स्ट क्लास से लेकर और 5th क्लास तक का 37%. ये गर्ल्स का टोटल एजुकेशन रेशो था मेवात का. अच्छा, इसके अलावा जो टोटल ओवरऑल जो मेवात का एजुकेशन या लिटरेसी रेशो जो था
वो 43 के आसपास था, जो भी 2001 से लेकर 2011 तक बढ़कर 53 तक आ गया, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। तो कई सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को एजुकेशन पर काम करना चाहिए। तो एक तंजीम थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हैदराबाद से वो लोग आए थे मेवात में सर्वे करने के लिए कि ये नीति आयोग ने सबसे पिछड़ा जिला इसको क्यों डिक्लेयर किया है। तो यहाँ आकर देखा, मैं भी उनके साथ गया, तो सर्वे किया हम लोगों ने, क्वालिटी एजुकेशन नहीं था। और दूसरा जो हम लोगों को एक बात समझ में आई फील्ड में घूमकर, वो ये थी कि यहाँ जो लोग हैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और स्कूल एजुकेशन से बिल्कुल दूर हैं, तो इनको घुमाया जा रहा है। लोग डर रहे थे कि हम अपने बच्चों को क्यों स्कूल्स में भेजें, भाई हमारी बच्चियां हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी उन लोगों को। तो मैंने सोचा कि शायद अकेला ही काम नहीं होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार करते हैं जहां पर लोगों को कन्विंस करके हम एजुकेशन की तरफ मोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें, जब मैं यहाँ पर आया तो सुना कि मेवात का जो यूथ है, वो हमारे यहाँ उसको लोकल लैंग्वेज में टटलूबाजी बोलते हैं, बट इट इज नॉन एज तस्कर। गोल्ड का तस्करी वो लोग करते थे कि नकली सोने को बेचकर कहीं दूसरी जगह जाना। और जिस वक्त 2013-14 के आसपास में फील्ड में आया मेवात में, तो मुझे सुनने में आया कि जॉनी लीवर जो बेस्ट कॉमेडियन रहे हैं बॉलीवुड के, जॉनी लीवर को यहाँ के मेवात के लोगों ने नकली सोना बेच दिया था। अब उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं थी, लेकिन पूरे मेवात में बहुत जोर शोर से हवा उड़ गई कि मेवात के लोगों ने ऐसे उनको नकली सोना बेच दिया है। तो मेरे दिमाग में चीजें आ रही थी कि ये जो दिमाग है मेवाती बच्चों का, ये अगर ढंग की जगह इस्तेमाल हो जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कमी क्या हो रही है कि लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन की तरफ इनका ध्यान नहीं है। तो कुछ ऐसी ये चीजें थी जो मेरे सामने होती चली गई, और मैंने अपने भाइयों से सारी डिस्कस की। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स कि उन लोगों ने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। फिर मैंने अपने पापा को ये चीजें शेयर की। तो मैंने उनको ये भी बोला कि आपकी ख्वाहिश भी थी टीचर बनने की, तो मैं भी इस लाइन में आना चाहता हूँ। तो ये कुछ सोच के साथ ही हम लोगों ने अपने एक स्कूल शुरू कर दिया कि हम इस इलाके के बच्चों को, फीस से हमें कोई ज्यादा इशू है नहीं, हर किसी की जरूरत होती है पैसा, अफोर्डेबल फीस पर, चूंकि हम फाइनेंशियल तौर पर लोग साउंड नहीं है, हम अपने स्कूल शुरू करेंगे। स्कूल इसी दौरान मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, जेबीटी हो गया था, तो कोरस्पॉन्डेंस से मैंने अपना पीजी भी कर लिया था। मैंने सोच ही लिया था कि अब मुझे बस एजुकेशन पर ही काम करना है। और 13-14 के बैच में मैंने अपना पीजी किया आगरा यूनिवर्सिटी से। फिर दोबारा से मैंने बीएड किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है टीचिंग के लिए। 2018-19 के आसपास मैंने जामिया यूनिवर्सिटी से ही कोरस्पॉन्डेंस से अपना बीएड कर लिया था। उसके बाद से 19 में होने के बाद 20 में हमने काम शुरू किया, और ये स्कूल जो है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था ग्राउंड फ्लोर पर। लेकिन अल्टीमेटली होगा, अनफॉर्चुनेटली 22 ऑफ मार्च आई थिंक लॉकडाउन हो गया था, हम लोगों को पूरा टाइम इसी में गुजर गया था। मेरी जो फैमिली की अगर आप बात करते हैं, तो मेरे वालिद साहब हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन उनका मन था कि एजुकेशन पे काम करने का। मेरे दादाजी वो बिल्कुल अनपढ़ रहे थे, उनका जिनके नाम पर स्कूल मैंने रखा हुआ है, उनका बहुत पहले से ख्वाहिश था कि हम लोग एजुकेशन पे काम करें। वो हमेशा एक कसक अपने अंदर लेकर बैठे रहते थे। हम तीनों भाइयों को समझाते थे, बेटा तालीम जो है ना, वो अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसिस रहे कि हम एजुकेशन पे काम नहीं कर सके, हम अनपढ़ रह गए, और इसका दर्द क्या है ये मैं कह नहीं सकता। तो उनके अंदर से एक कसक निकल कर आती थी कि एजुकेशन होना चाहिए। मेरे वालिद साहब मुझसे अमूमन ये कहते थे कि बेटा देखिए, हजरत अली का एक कोटेशन है, अगर आप चाहते हैं मरने के बाद आपका नाम दुनिया में जिंदा रहे, तो अपनी औलाद को आप अच्छी तालीम दें। तो ये लाइन मेरे कानों में आज तक उनकी गूंजती हैं। तो हमने सोचा था कि ठीक है, हम लोग एजुकेशन पे काम करें, खुद भी लेंगे, और जितना कोशिश होगा हम लोग इलाके के लोगों के लिए भी एजुकेशन से जोड़ेंगे। तो कैसा ये जो एक ये सर्कल होता है कि जिस चीज से आप भाग रहे थे उसी के लिए वापस आप घूम फिर के आ ही गए। तो जर्नलिज्म किया है, और आज आप चाहें तो दिल्ली में या कहीं पे भी मीडिया में काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये अगर अपने कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एक बहुत पैशन वाली चीज है जिसको आप कर रहे हैं, राइट? तो हैट्स ऑफ टू यू सर। आपने बताया कि जैसे स्कूल शुरू हुआ वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो राइट जो समय था जब आपने स्कूल की बिल्डिंग बनाना शुरू किया, वो कम से कम कितने टाइम पहले शुरू किया था आपने? एक 1.5 साल पहले शुरू कर दिया हाँ, था? 1.5 साल पहले, क्योंकि
जिस वक्त मैंने बीएड में एडमिशन कराया तो तभी दिमाग में आ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बीएड इसी वजह से कर रहा हूँ कि हम लोगों को स्कूल डालना है। तो काम हम लोगों ने तभी कंस्ट्रक्शन का शुरू करा दिया था। लेकिन एक सोच ये भी थी, मेरे भाई हैं जो मुझसे छोटे, वो भी बहुत पैशनेट हैं एजुकेशन को लेकर। उन्होंने मुझसे ये बोला था, तौफिक देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा पहला स्कूल होगा मेवात में, इससे पहले और भी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं जा रहे हैं उनके पास पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो भी स्कूल डालेंगे एक ऐसा अल्टरनेट देंगे लोगों को कि उन्हें ये लगे कि अच्छा स्कूल है, सेफ एंड सिक्योर रहेगा, हम अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, I'm not just प्ले कि मैं थोड़ा सा अपना, ऐसा नहीं कि बढ़कर बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने जो यहाँ पर किया हर चीज बेस्ट की। हम सबसे पहला एक मैटर आता था कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फ्रंट एलिवेशन क्या रहेगा। बहुत सारे हमने आर्किटेक्ट्स को कंसल्ट किया, उन्होंने अपने अपने डिजाइन दिखाए, लेकिन पसंद नहीं आए। इत्तेफाक से मेरे भाई एक बार दिल्ली से आ रहे थे, तो बल्लभगढ़ के पास हमने एक स्कूल का डिजाइन देखा, तो उसका मैं फोटो कर लाया, और हमने किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट नहीं किया, जो मैसन थे हमारे राजमिस्त्री, मैंने उनको दिखाया कि मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने फोटो देखकर कहा कि सर मुझे इस साइट का एक बार विजिट करा लाइए। तो हमने उसको विजिट कराया, देखा जब ये वो नक्शा बनना शुरू हुआ, और लोगों जैसे ऑन रोड मेरा स्कूल पड़ता है, जो कि हरियाणा से राजस्थान की बॉर्डर पर स्कूल है। तो हरियाणा और राजस्थान के लोग वहां से निकल कर जाते, रोड पर देखते कि ये इतना अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, क्या है, तो लोग बड़े खुश होते थे। अब जब पेरेंट्स आते हैं तो हमें बताते हैं, इनफैक्ट हम ये समझते थे ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और कुछ अलग ही है, क्योंकि सर फ्रंट एलिवेशन बहुत डिफरेंट था। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि डिफरेंट करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए सर। तो एक अच्छी बिल्डिंग की कितनी अहमियत है पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि लोग कहते हैं दो चीजें होती हैं, एक तो जो दिखावा है, दूसरा कहते हैं कि जो क्वालिटी अंदर है, क्वालिटी को कोई समझ नहीं सकता, जो टीचर्स हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो दोनों में से कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है? वाजिब सवाल है सर आपका, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कंपैरेटिवली मैं बाद में बात करूंगा। व्हेन आई वाज डूइंग माय जर्नलिज्म, देयर वाज अ कोऑर्डिनेटर, मिस्टर आई थिंक मिस्टर शर्मा जी इन जामिया यूनिवर्सिटी। तो वो एक दिन हमको समझा रहे थे कि देखिए, न्यूज़पेपर जो होता है उसे कोई नहीं पढ़ना चाहता। अब अगर आप उसकी हेडलाइंस ऐसी बनाएंगे जस्ट लाइक खूबसूरत दुल्हन की तरह, अनपढ़ आदमी एक बार देखने का मन करेगा कि ये है क्या। तो ये मैटर करता है आपका फ्रंट एलिवेशन कैसा है बिल्डिंग का, ये होने के बाद फिर उसके अंदर देखा जाता है कि वास्तव में जो बाहर दिख रहा है वो अंदर है कि नहीं। जैसे अभी सर आपने सवाल किया है कि फ्रंट एलिवेशन मैटर करता है, आपका जो लुक है, स्ट्रक्चर है, सॉरी, वो लोग आज काशी में बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन क्वालिटी जब तक आप नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आप एक साल तक, मैंने जो ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस किया है वो ये कि सर एक साल तक लोग देखने से, बाहर का जो आपको दिखावा दिख रहा है उसके देखने से शायद एडमिशन करा दें, लेकिन अगर आप अंदर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो वो जितने बच्चे आने थे वो भी रुक जाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स को ये चाहिए, ठीक है आपका बहुत अच्छा बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये कोई चीजें मायने नहीं रखती है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला जो आपका, जिस पे आप बात करें कि एजुकेशन अंदर होना चाहिए, क्वालिटी के साथ होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट भी वही है। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। एक बार आ जाएंगे, उसके बाद में अगर अंदर से खोखला रहा तो वापस चले जाएंगे, तो दोनों चीजों की जरूरत होती है। फैंटास्टिक। तो 2020 में जनवरी फरवरी में आपका स्कूल तैयार हुआ, मार्च में लॉकडाउन हो गया। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद चलते ही गया। कैसे कोप किया आपने, और फिर कैसे एक दिन डिसाइड किया कि अब कुछ और करना चाहिए अपने को? जिस वक्त हम लोग ये स्कूल्स डाल रहे थे सर, बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया, लोग एजुकेशन से कम जुड़े हुए हैं, बुरी बात को जल्दी पकड़ते हैं, अच्छी बात के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको समझाने के लिए। तो काफी नेगेटिव मार्केटिंग हम लोगों की भी की गई, भाई अब कश्मीर का स्टाफ रख रहे हैं वहां पर, ये तो आतंकवादी पैदा होते हैं, वो स्टाफ यहाँ भी यही पढ़ाएगा, और ये तौफीक है खुद दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के लोगों को जानते नहीं है, भरोसा नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें सामने आई। हमने 4-5 महीने, जब स्कूल शुरू होना था, हम लोगों ने सितंबर या अक्टूबर से काउंसलिंग करनी शुरू करी। गांव-गांव में हम लोग गए थे गाड़ी लेकर, पेरेंट्स को समझाया, कन्विंस किया। और इसमें एक चीज का हमें बड़ा फायदा, मेरे वालिद साहब हैं, सोशल वर्कर हैं, उनका थोड़ा रेपुटेशन था समाज में,
तो हम मुझे कोई नहीं जानता था, तो मैं कहीं अकेला गया भी था, अपनी टीम के साथ गया, तो लोगों ने पहला सवाल यही किया, अगर आप आंसू के लड़के हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपके स्कूल में बच्चे नहीं भेजेंगे। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यहाँ पर एक इमेज जो है उसका फर्क पड़ रहा है। हम गए और लोगों से कन्विंस किया, तो वो बहुत बहुत अच्छा सेटअप हम लोगों ने कर लिया था कि अप्रैल में हम स्कूल शुरू कर देंगे, ओपनिंग कराएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 22 तारीख को ही लॉकडाउन हो गया था हमारा। एकदम से बड़ा धक्का सा लगा कि अब क्या किया जाए, बंद सब कुछ। तो हमने सोचा कि ठीक है, सिचुएशन ऐसी आ गई है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। तो उस दौरान हमने कुछ एक आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया कि जितने भी पेरेंट्स के पास हम गए थे, काउंसलिंग की थी, उन सभी के नंबर्स निकाले हम लोगों ने। टीम को मैंने बोला कि आप कोऑर्डिनेट करते रहिएगा लगातार, इसे 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, कि सर बस स्कूल खुलने वाले हैं, सरकार की एक गाइडलाइंस आ रही है। और चूंकि उनका थोड़ा इमोशनल टच लेने के लिए हमने उनकी खैरियत, भाई ठीक ठाक ही है, कोविड में कोई फैमिली आपकी ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगातार जुड़े रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ब्रजेश है, अच्छा करेंगे ये सिर्फ हम जबान कह रहे थे, अब लोग कैसे यकीन करें हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी कोई अचीवमेंट्स नहीं, हमारा कोई रिजल्ट नहीं, तो लोग कैसे यकीन करें। सिर्फ हम लोगों ने इमोशनल टच बनाए रखा उनसे, जो रिलेशनशिप था उसको कंटिन्यू रखा हम लोगों ने। इस तरह जैसे स्कूल शुरू होंगे ना, आप एक बार हमारे ऊपर 3 महीना तो बहुत ज्यादा चीज है, 1 महीने में आपके बच्चे को और आपको भी पता लग जाएगा कि हम लोग क्या करा रहे हैं। हमारे ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। रिक्वेस्ट किया उनसे, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया, सर कि आप हमारे ऊपर यकीन तो कीजिए। वो कहते नहीं भाई, आपका नया स्कूल है, हम तो आपको भी नहीं जानते, और आपके पापा को जैसे हम भेज भी देंगे तो क्या पता हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो 2 चैलेंजेस सामने आ गए थे, फिर लोगों का विश्वास जीतना एक तो हमको, और दूसरा ये था कि बच्चे भी हमें एंगेज करने थे, पेरेंट्स भी एंगेज करने थे। तो पेरेंट्स जो एंगेज किया, हमने वो बिल्डिंग रिलेशनशिप जो बिल्ड किया, तो इसी तरह से हम लोग लगातार कॉन्टेक्ट में रहे। और फिर फॉर्चुनेटली थैंक्स अ लॉट टू वर्धना कि सर आप लोगों का हमें एक सहयोग मिला। शुरुआत में ई किंडर एक प्रोग्राम था आप लोगों का, और उसका बड़ा हमें सहयोग मिला। तो हमने पेरेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे, हमने उनको बोला कि भाई देखिए, ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, मत कीजिए, हम लोग आपसे फीस भी नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन हमारा स्कूल जो कुछ डिफरेंट करने वाला है बाकी स्कूल से, जो अच्छा करने वाला, उसका आप थोड़ा सा ना 5-7 दिन हमें दीजिए, और देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू रखिएगा। तो ई किंडर के प्रोग्राम्स आते रहे, हम लोग उनको फॉरवर्ड करते रहे ग्रुप्स में, तो पेरेंट्स का फीडबैक आने लगा, और जब फीडबैक अच्छा आता है तो एक ऑक्सीजन का काम करता है। तो हमारी टीम जो थी, इवन मैं खुद उनको मॉनिटर कर रहा था, तो बड़ा एक मोटिवेशन मिलता चला गया कि इस पर हम लोग फोकस करेंगे। हमने आपके जो टीम मेंबर्स जो थे उनसे कांटेक्ट करते रहे, वो लोग भेजते रहे, तो ये हम जैसे पेरेंट्स के पास भेजते रहे तो बड़े इंप्रेस होने शुरू हो गए पेरेंट्स, क्योंकि ये सारी चीजें सर यहाँ पर किसी स्कूल में नहीं थी। बहुत अच्छे स्कूल अपने आप को कहते थे यहाँ पर, वहां पर भी नहीं थी। एक पेरेंट से मुझे बहुत अच्छे से ध्यान का कॉल आया, वो बल्लभगढ़ से थे और यहाँ पर उनकी ससुराल थी। वो मम्मी का कॉल आया कि सर मुझे आपके थोड़े स्कूल के बारे में जानना है। तो उन्होंने पूछा, फिर पूछा कि सर आप जो प्रोग्राम्स करा रहे हैं कहाँ से करा रहे हैं। मैंने उनको बताया कि देखिए वर्धना जो है एक एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों का टाई अप है उनके साथ। तो उन्होंने लास्ट में सर मुझको ये बोला था सुनने के बाद कि सर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप चीजें भेज रहे हैं ना, मेरा भाई एयरफोर्स में काम करता है बैंगलोर, उनके बच्चों के लिए हमने चीजें देखी थी जो हम मेवात में चीजें देख रहे हैं। तो बड़ा एप्रिशिएशन मिला वो किंडर का जो प्रोग्राम था वर्धना का। फिर हम लोग कंटिन्यू रखते रहे, फिर अपने स्कूल के भी कुछ सिलेबस हम उनको भेजते रहे। इवन हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिलेबस भी दे दिया था, क्योंकि सर हमें लग रहा था हमें एक जुआ खेलना ही पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा हमको। तो पेरेंट्स को हमने कहा कि ठीक है आपका बच्चा घर बैठकर पढ़ेगा, सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, जब स्कूल खुल जाए तो आप तब पे कर देना। तो पेरेंट्स एग्री, तकरीबन 30% पेरेंट्स को हम लोग कवर कर पाए। तो उसके बाद में स्कूल ओपन हो गए सितंबर के आसपास। 3 महीने हम लोग स्कूल लगा पाए, ऑफलाइन क्लासेस लगी, और 3 महीने में हमें वर्धना का एक स्कूल अनलॉक प्रोग्राम वो मिल गया था। बीच बीच में पेरेंट्स को हमने बुलाया, मीटिंग कराई, आपकी टीम के भी लोग आए, और हमने उनको ये समझाया कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मत कीजिए आप। लेकिन जो स्कूल अनलॉक प्रोग्राम की बुकलेट्स हमें मिली थी वो हमने उनको दी, अपने बच्चों को। तो आपकी तरफ से जो एक प्रोग्राम तैयार किए गए तो उसपे बारकोड दिया हुआ था, स्कूल अनलॉक प्रोग्राम को जो बुकलेट था। तो हम उनको देसी लैंग्वेज में ही समझाया कि देखिए आप फोटो खींचते हैं, मेरा फोटो कीजिए। प्रैक्टिकल क्या था हम लोगों ने सर,
तो मजाक मजाक में तो पेरेंट्स ठीक है सर हम आपको फोटो करते हैं, आप खुद का कीजिए, अपने बच्चों का कीजिए, स्कूल का कीजिए बाहर लोकेशन पर। अब ऐसा फोटो करना आपको आ गया है? तो यस हमको आ गया है। ठीक है, अब आप एक कैमरा लाइए और इस बुकलेट के ऊपर जो बार कोड्स आपको काले रंग का दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ऐसे कैमरा रख दीजिए। तो कैमरा रखा, वहां पर लिंक आ रहा था यूट्यूब का। मैंने कहा आप देख इसमें क्या आ रहा है। तो उनके सामने जैसे यूट्यूब पर लिंक खुला तो वो कहता अरे वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, हम लोग बहुत अच्छे से करा सकते हैं। तो हर सप्ताह हम लोग उसको कराते रहे। तो कुछ ऐसी चीजें होती चली गई लकीली हम लोगों के साथ में कि पेरेंट्स को ये लगने लगा था ये जो स्कूल है बिल्डिंग ही इसका अलग नहीं, इन लोगों का तरीका भी अलग है काम करने का। तो इस तरह से पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते ही चले गए सर। तो दूसरी एक जो चीज आपने पिछले सैटरडे जब हम लोग बात कर रहे थे आपने बताई थी मोहल्ला पाठशाला के बारे में, यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, एक्चुअली मोहल्ला पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट था सर हम लोगों के जहन में कैसे आया, झारखंड में एक स्कूल टीचर ने, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर था, उसने क्या किया, कुछ छोटा सा उनका गांव था, 30-40 उसमें घर रहे होंगे, और उसने क्या काम किया कि गांव में लाउड स्पीकर्स लगवा दिए और वो घर बैठकर एक जगह शायद उन्हें मंदिर या मस्जिद का यूज किया था, वहां बैठकर उसने अपना सिलेबस जो था वो पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर कॉम्प्लिकेशंस उनको आई थी, लेकिन एक नया आइडिया हम लोगों को हिट कर गया था कि भाई ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो हमने ये प्रोग्राम किया कि जितने भी हमारे पेरेंट्स कांटेक्ट में हैं उनसे हम बात करते हैं, उनके अड़ोस में पड़ोस में पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां जो भी हैं उनका नंबर हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हमने उनसे बात की, भाई देखिए हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं स्कूल की तरफ से, पेमेंट हम करेंगे आप लोगों के लिए, आप खाली बैठे हुए हैं, आपका 12th है, ग्रेजुएशन, अब खाली अगर आपको 5-7 हजार रुपए मिल जाएंगे तो क्या बुराई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम लोग एक सोच है ना अर्न व्हाइल यू लर्न, तो काम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। ठीक है, फिर हम लोगों के एक टीम बनती चली गई कि हमारे पास, हमने उनको नाम दिया सर एजुकेशन एम्बेसडर, यानी कि एजुकेशन आपके घर पर आएगा चलकर, आपके टीचर्स शिक्षा आपके, दूत। हाँ शिक्षा दूत, एग्जैक्टली ये हमने उनको नाम दिया था। तो हमारे पास तकरीबन पुन्हाना ब्लॉक में शुरुआत में 17-18 बच्चों के नाम आए। तो ये आइडिया फिर एक डीओ साहब के साथ मीटिंग थी हमारी, डीओ साहब को बताया गया, तो डीओ साहब ने जो डेप्यूटी कमिश्नर थे उनके साथ कंसल्ट किया। तो उनका पहला क्वेश्चन ये आया कि सर अब कर तो रहे हैं, कोविड की वजह से बड़ा रिस्क है। तो उनको हमने पूरा ब्लूप्रिंट समझाया कि सर देखिए रिस्क है, हम भी मानते हैं, और हम नहीं चाहते कि कोविड बहुत ज्यादा ऐसे स्प्रेड होने लग जाए, हम लोग पूरी प्रिकॉशंस के साथ में हम लोग काम करेंगे। मोहल्ला पाठशाला इनफैक्ट क्या था, जैसे मोहल्ला के नाम से आप समझ गए होंगे, कम्युनिटी पाठशाला जो थी, एक एजुकेशन एम्बेसडर को, शिक्षा दूत को हमने कहा कि भाई आप मैक्सिमम 15 बच्चे अपनी पाठशाला में आप रखेंगे। उस 15 बच्चों में से मान लीजिए आपको अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, उनको अलग अलग आपको एक रिकॉर्ड रखना है। हमने उनको एक फॉर्मेट दिया था, पहली क्लास में कितने बच्चे हैं, दूसरी तीसरी, इस तरह से 12th क्लास तक। यहाँ आपको लगता है मैं बढ़ा सकता हूँ तो 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाइए। एक एक बच्चे का हर क्लास वाइज एक डेटा तैयार करना है आपको, 15 से ज्यादा आपको बच्चे नहीं लेने हैं। अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं तो वहां 2 लोग बढ़ा देंगे, लेकिन वो पाठशाला चेंज होना चाहिए। तो वहां पर सैनिटाइजर हमने भिजवाए, मास्क वगैरह है, जो डीओ सर का भी बड़ा कोऑपरेशन रहा था, उन्होंने भी भिजवाए थे। जब ये कॉन्सेप्ट काम करने लगा तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे नोडल ऑफिसर बना दिया कि सर आप पुनः ब्लॉक में आप काम कीजिए, वो खुले, हम आपके साथ हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिला, हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए और गांव गांव जाकर हम उनको समझाया कि भाई ये आपके बच्चों के लिए घर बैठे अगर पैसा आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। तो वो तैयार हो गए, अपने बच्चियों को वहां पर भेजने लगे। तो वो एज ए ट्यूशन था, लेकिन एक नया कंसेप्ट दिया था हमने, वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, वो एक हमने एक थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया। ये नहीं कहा कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, कहता भाई मोहल्ला पाठशाला है, ये इसमें चीजें होती हैं, उनके ही सिलेबस की चीजें उनको जो हमने दिया हुआ तो वही चीजें वो बच्चे वहां पर कवर करा रहे थे। बीच बीच में हम लोगों को विजिट होता था, हमने बीओज का भी विजिट कराया था, किस तरह से मोहल्ला पाठशाला आज काम कर रही है। तो 17 एजुकेशन एम्बेसडर तैयार हुए। इवन सिंगल पुन्हाना ब्लॉक में हम लोगों के पास 127 इतने हम मोहल्ला पाठशाला आज तैयार कर पाए थे, तकरीबन 567 बच्चों को हम करा पाए थे। ये कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगने लगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये फैल गया। फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी थे उसमें। और गुड़गांव से 26 किलोमीटर दूर एक गांव है, छोटा सा कस्बा है, वहां पर यूएस का मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका
एक न्यूज एजेंसी थी, वो वहां पर पहुंच गई। उसके बाद ये हाइप होना शुरू हो गया, फिर एनडीटीवी पर चला, एबीपी न्यूज पर चला। हालांकि हम लोग फिर पीछे खिसक गए, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ पड़ गई थी। तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले तो हुए थे, हमने शुरू किया था, ठीक है सर। लेकिन लोगों को पता चल गया था कि स्कूल आने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है, तो एक नया आइडिया हिट कर गया था यहाँ पर। लोगों को लगने लगा स्कूल कुछ अलग ही करने वाला है, तो लोग जुटे चले गए हमारे साथ, फिर उनको विश्वास भी होता चला गया हमारे ऊपर। और जो ये मोहल्ला पाठशाला है, इसमें प्रैक्टिकली होता क्या है कि मोहल्ला, सेक्टर, वार्ड जो भी है, वहां पर आप कंसल्ट करें कि कोई ग्रेजुएट बच्चा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, बेरोजगारी, तो बच्चे तैयार हो गए थे करने के लिए। उनको बताया सिर्फ आप 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। हम लोगों ने एक लिंक भी जारी किया था कि आप हर 15 दिन में लिंक भर कर भेजेंगे। उनको बैनर बनाकर हमने दिए। एप्रिसिएशन के लिए हम उनके पास गए, बाकायदा अपने डीओज और बीओ से उनके अप्रिशिएट भी कराया, कि ताकि दूसरे बच्चों को मोटिवेट मिले। तो खुद में खुद जुड़ने लगे हमारे साथ एजुकेशन एम्बेसडर भी और बच्चे। एक्सीलेंट। तो जैसे आपने बताया कि जब आप लोग ने जब शुरू किया इस चीज को, तो धीरे धीरे ये आइडिया स्प्रेड होता गया, और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, मिस्टर झाकड़ है, अनूप सिंह झाकड़, उनके काफी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं। तो इसका एक मोमेंटम आ गया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सबको ये बेनिफिट मिल रहा था कि केवल गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को ही मिल रहा था, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल सबके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। डीसी साहब के सामने था, हमने यही ऑनलाइन क्लासेस में ये भी एक चैलेंज हमारे सामने था। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था सर कि ये जो बेनिफिट मिला, सिर्फ जो बच्चे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, केवल उन्हीं लोगों को मिला, या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, या ओनली प्राइवेट स्कूल्स? शुरुआत में सर हमारा एक स्कूल, उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज्यादा फैलने लगा था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के पेरेंट्स और बच्चे भी फाइनेंशियल तौर पर साउंड नहीं थे। प्राइवेट स्कूल वालों ने अपना एक वो ऑनलाइन क्लासेस का एक इन्वेंशन कर लिया था, वो लोग उसी तरीके से उनको डील कर रहे थे। फिर क्या था कि वो फीस के लिए भी पेरेंट्स को बार बार बोलते थे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आउटपुट निकल नहीं रहा था। तो पेरेंट्स वहां से छोड़कर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए थे, भाई जब फीस ही देना है तो क्यों ना हम ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही है उन बच्चों को हम लोग दें। तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी हर गांव में तकरीबन एक गवर्नमेंट स्कूल है मेवात में, उनके बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ते चले गए थे। तो पेरेंट्स को लगने लगा कि भाई ठीक है, हम यहाँ भेज देते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों को बाद में जोड़ते चले गए वो लोग। हम लोगों ने जाहिरियत में ये रखा था कि हम फीस नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोविड के टाइम में हम लोगों को हम आप लोगों को कोऑपरेट करें, आपके बच्चों को हम पढ़ाने, फीस नहीं लेंगे हम। लेकिन इसमें धीरे धीरे ये होता चला गया था, जब प्राइवेट स्कूल जुड़ते चले गए, तो उन लोगों ने क्या काम किया कि जो हमने एक मॉडल अपनाया था कि अपने टीचर्स को भेजा, या शिक्षा दूत को हमने हायर किया था, उन्होंने अपने टीचर्स को दूसरे गांव में भेजना शुरू कर दिया। और भेजते ये कहा था कि भाई हम अपने टीचर को गांव में भेज रहे हैं। उन्होंने 30-30, 25-25 का बैच बनवा लिए, और वो इवन फीस कलेक्ट करने लगे वहीं पर। तो ये खबर फिर हम तक पहुंची, हमने बीओ सर को बता दिया, फिर डीओ सर तक के भी ये बात पहुंच गई थी कि मोहल्ला पाठशाला में फीस कलेक्ट की जा रही है। उन लोगों ने वो एज ए ट्यूशन ही बना दिया था। तो फिर डीओ सर ने बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विजिट कर लें, उनको हम बंद कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, जिस वजह से बंद करने भी पड़े थे हम लोगों को। तो आपने अपने स्कूल में कितने शिक्षा दूत को हायर किया? आपके पास कितने ये जो शिक्षा दूत थे, कितने थे आपके? हमारे सारे 9 शिक्षा दूत थे। 9 शिक्षा दूत। हाँ। और उनको सैलरी आपने अपनी जेब से हाँ दिया? सर, हमने उनको 5 से 7 हजार के बीच में पैकेज रखा था। 3 घंटे की क्लासेस हमने उनसे कराई थी बस, कि आप ज्यादा नहीं करेंगे बस। उनको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ी आपको? किस तरह से आपने उनको ट्रेन किया? उनका कैसा परफॉर्मेंस मॉनिटर करते थे? क्या उनको रिपोर्टिंग, क्योंकि रोज तो वो स्कूल आते नहीं होंगे वो लोग, वो तो अपने गांव में होंगे, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। उनका क्या रूटीन आपने सेट किया, कैसे सेट किया? टीचर्स ने उनको ट्रेन किया, या आपने कहा कि चलो आप 12th पास हो तो आप पढ़ा दोगे? नहीं, उनका क्या था सर, उस वक्त कोविड में ये था कि भाई आप इकट्ठा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। और तो हमने जो एजुकेशन हमारे एम्बेसडर तो 9 थे, उनका कोई हमें टेंशन नहीं था ज्यादा। उनको स्कूल में बुलाया, उनको हमने बाकायदा बताया, समझाया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, आपको इस तरह से काम करना है। जो है प्रिकॉशंस पर खासकर ध्यान देना है, उनके लिए बाकायदा मैंने ट्रेनिंग कराई थी। और मैं खुद भी वहां मॉनिटर करने के लिए जाता था, उनके कॉल्स भी आते थे। इवन हम लोग वीडियो कॉल कर पर
बच्चे तो नहीं कर पा रहे थे। एजुकेशन एम्बेसडर को हमने जूम पर मीटिंग्स ली, उनको बताया कि बच्चों के सामने स्क्रीन रखिएगा, आप उनको ये कराना है। तो उनको मॉनिटर करने के लिए हमने फिर एक लिंक इशू कराया था। उसमें ये था कि आपको हर 10 से 15 दिन वो लिंक भेजना होता है, भाई इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, वो सबमिट करना होता, डेटा आ जाता था। कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तब भी बोलते थे कि जैसे नया कोई बच्चा जुड़ता है आप हमको तुरंत अपडेट करेंगे। तो वो लिंक के जरिए से भी फिर हमने एक ऑफलाइन एक परफॉर्मा भी तैयार कराया था उनका, कि आप ये भी हमें भरकर भेजें। दूसरा हमने ये बोला था कि ये हमारे पास है रिकॉर्ड, हम हमारे अलावा अगर कोई और चेकिंग करने के लिए आते तो आप कैसे कहेंगे कि मैं पढ़ा। रजिस्टर बनवाया, उसमें बच्चों के जैसे अटेंडेंस रजिस्टर स्कूल में होते हैं, वो पूरा डेटा वहां पर हमने इकट्ठा कराया एक एक बच्चे का। तो रजिस्टर के जरिए वहां पर उनका रिकॉर्ड था ऑन द स्पॉट, और बाकी हमारे पास उनका उस लिंक के जरिए से रिकॉर्ड आता। ग्रेट। तो अब अभी क्या सिचुएशन, अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है या अभी इसको डिसबैंड कर दिया? एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ सर, जी। जिस वक्त डीएम सर के साथ में मीटिंग हुआ था तो डीएम सर ने बोला था कि हम जो भी एजुकेशन एम्बेसडर काम करेंगे उनके लिए सैलरी नहीं देंगे। हालांकि हमने अपने स्कूल के साथ जो बच्चे जोड़े थे हमने उनको दी थी, सैलरी नहीं देंगे, हम उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। और वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हरियाणा में जब भी कोई गवर्नमेंट पे वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट काम करेगा, जिस तरह से एनसीसी और एनएसएस का सर्टिफिकेट होता है 5 मार्क्स होते हैं, तो ये सर्टिफिकेट 2 नंबर का काम करेगा। तो एकदम से जितने भी बेरोजगार बच्चे थे उनकी भीड़ आ गई कि सर हम करने के लिए तैयार हैं। करेक्ट। तो चलिए, ये सवाल आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि किस तरह से कन्विंस किया होगा, कितने सारे लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला। हर एक तो नहीं चाहेगा कि हाँ मैं इसको, तो ऑब्वियसली इसमें अगर एक इंसेंटिव ये था कि उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा तो उससे काफी बेनिफिट हुआ। राइट। तौफीक जी, अब मेवा से निकल के अपन देश की बात करते हैं, राइट। एक बहुत ही पहुंचे हुए एक स्कॉलर है मिस्टर कार्तिक मुरलीधरन, आपने उनका नाम सुना है नहीं सुना है पता नहीं, बट उन्होंने काफी रिसर्च की है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बहुत काम किया हुआ है। वो नीति आयोग को भी एडवाइस देते हैं। ही इज एन एडवाइजर, कैलिफोर्निया में बेस्ड है लेकिन उनका इंडिया आते जाना चलता रहता है। तो उनकी एक स्पीच सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि और वो दोनों चीजों को देखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी स्टडी करते हैं। तो अब जैसे सरकार ने ये कहा कि हर गांव में एक एक स्कूल खुल जाना चाहिए, राइट। खुल गया, चलो बजट हो गया, स्कूल बना दिया। अब वो स्कूल में उतनी डेंसिटी नहीं है बच्चों की कि उस स्कूल को जस्टिफाई कर सके, राइट। किसी स्कूल में 8 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं। चलो बच्चे भी हैं तो टीचर नहीं है, क्योंकि उस गांव के वो टीचर्स नहीं है जो वेल क्वालिफाइड है, वो थोड़े बड़े शहर में चले गए हैं या किसी बड़े कस्बे में चले गए। तो एक जो मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में, वो किसी तरह से फिट होते हुए लग नहीं रहा है। अच्छा, जैसे आप जानते हैं हम लोग वर्तमान में हम लोग काम करते हैं केवल प्राइवेट स्कूल्स के साथ में, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ये वही हैं जो लोअर इनकम सेगमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते होते हैं वो एक ऐसे प्राइवेट स्कूल में आके प्रेफर करते हैं जो कि एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक कोई सामने खड़ा हो जो सवालों का जवाब दे सके, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों जगह काम कर सकती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काम कर सकती हैं और प्राइवेट स्कूल्स में भी काम कर सकती हैं। तो उनके 2 सजेशन थे। एक सजेशन ये था कि स्कूल बनाने से अच्छा है आप रोड्स बनाइए, क्योंकि एक जैसे, और हेल्थ में और एजुकेशन में दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं कि आप एक क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक तो आप खोल सकते हैं जहाँ पे केवल फर्स्ट एड मिलेगी, लेकिन अगर आपको जरा सा भी हायर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर गांव में एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रहेगा। तो आपको एक बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उसी तरह से आप किसी एक बड़े स्कूल में जाइए जो 15-20 किलोमीटर दूर हो, जरूरी नहीं है कि उसको 25-50 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन वहां पहुंचने के लिए रोड अच्छे होने चाहिए। तो एक तो ये ऑप्शन है कि कम स्कूल्स बनाइए, बड़े स्कूल बनाइए, ऐसे हब में बनाइए जहाँ पे हर तरफ से बच्चे आ सके, और उसके लिए रोड्स विल बी बेटर देन मेकिंग स्कूल। एक चीज ये थी। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि गांव में जो बच्चे हैं जो 12th पास कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग जो आपने की, राइट, उनको किसी तरह से मोटिवेट किया जाए। जैसे
जैसे पैरा लीगल होता है, उसी तरह से एक पैरा टीचर मान लीजिए, जैसे शिक्षा दूत जैसे Right, बोलेंगे, right. सब Right, sir, right. सब्स्टिट्यूट टीचर। बेसिक काम ये है कि एक बच्चे को कुछ घंटे रोज पढ़ना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं Obviously. करेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। Right, sir. इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें बेसिकली डिसिप्लिन है, होमवर्क है, रेपिटेशन है, राइट। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स के टेबल्स हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी ने तो काफी सिंपल कर दिया। मेरे ख्याल से 8th 9th तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दीज आर वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी टॉट। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हर बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ता है। स्कूल में जब एक 45 मिनट्स में एक पीरियड खत्म करना है और एक साल में इतना पूरा करिकुलम खत्म करना है, तो बच्चा अपनी स्पीड से नहीं काम कर पाता। तो Right. उसको स्कूल के बाद भी टाइम चाहिए, और ये टाइम किसी टीचर को मिले। तो जैसे आपने कहा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बहुत सही चीज बोली आपने। लेकिन अगर यही लोग हैं जो एक स्कूल के साथ जुड़े रहे हैं और स्कूल के ही आफ्टर स्कूल, बिकॉज देखिए जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो जो जैसे ही स्कूल खत्म हुआ तुरंत घर भागते हैं, क्योंकि उनके घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन ये Right, जो sir. लड़कियां हैं वो स्कूल के बाद भी 1-2 घंटा 3 घंटा बच्चों को पढ़ा के उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनके लर्निंग आउटकम्स को बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। Right. तो आपने एक अपने एरिया में तो करके दिखा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको अगर पूरे देश में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास कोई सजेशंस हैं? आपने इसके बारे में बहुत सोचा होगा। एंड क्या ये सिर्फ कोरोना, क्योंकि मैं कोरोना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोविड अभी है, महीने 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में साल भर में चला जाएगा, राइट। लेकिन जो लैक ऑफ एजुकेशन है ये आज हम लोग को 70 साल से हम लोग को परेशान कर रहा है। ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है जब तक कि हम लोग कुछ नया नया नहीं ट्राई करते। तो उस दिन जब आपने ये सब ये बोला तो इमीडिएटली मेरे को वो ये कनेक्शन हुआ कि आपसे ये सजेशंस लेना चाहिए कि अगर इसको स्केल अप करना है ऑल अक्रॉस द कंट्री तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इस चीज को सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा क्या करें कि जो गलतियां हुई हैं जिससे आपने सीखा है उसको और लोग रिपीट ना कर सके। तो अब आप इस एंगल से मुझे अपना जो भी आपके ध्यान में है इसके बारे में आप बताइए मुझे सर। राइट सर। देखिए जिस वक्त हम लोगों ने काम शुरू किया था थोड़े चैलेंजेस थे। अभी जैसे अब गर्ल्स एजुकेशन का भी थोड़ा बात कर रहे थे और एजुकेशन रेशो का भी आपने बताया कि बहुत ज्यादा नहीं है, 70 साल से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसका मेनली वजह एक ही है कि क्वालिटी एजुकेशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारा देश का मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा कि यहाँ पर जो बच्चे की काबिलियत है मार्क्स से, जो मार्क्स होते हैं परसेंटेज जो होती है उससे नापा जाता है कि ये इतना इंटेलिजेंट है। उसकी कॉम्पिटेंसी जो होती है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर मेरे बच्चे को हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिल रहे हैं, एक में 99 आ गए, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई यू आर जस्ट स्कोरिंग 99% मार्क्स, इसमें 100 क्यों नहीं है आपके? बाकी सब्जेक्ट्स का तो ध्यान ही नहीं दिया उसने, तो मेहनत ही बेकार कर दी अपने बच्चे की। लेकिन हमारे जो सोच है ना सिर्फ एक पे टिका हुआ है, परसेंटेज अच्छा हो तो अच्छा एजुकेशन चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए बच्चे के अंदर। अब हम जो ये कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं शहरों में बहुत ज्यादा इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, क्योंकि रिमोट एरिया है, मेवात गांव में है, यहाँ पर एजुकेशन है नहीं, कन्वेंस करना पड़ता था, बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता था। शहरों में हम इसको अगर बहुत ब्रॉड वे में अगर ले जाना चाहें तो शुरुआत अगर हम करते हैं तो अपने एनसीआर से या दिल्ली फरीदाबाद से, बड़े बड़े शहर वहां पर एजुकेशन का कमी नहीं है। आपको हर दूसरे तीसरे घर में कोई ग्रेजुएट लड़का या लड़की मिल ही जाएगा। तो वहां पर अभी तक क्या था कि हम लोग ट्यूशन करा रहे हैं और बहुत सारे ट्यूशन ऐसे बच्चे करा रहे हैं जो तो कॉलेज जा रहे हैं, इवन स्कूलिंग टाइम से भी बहुत सारे बच्चे ट्यूशन करा रहे हैं। तो उन बच्चों को बस हमको थोड़ा सा करो करना है कि आप इसकी तरफ आइए, आप ट्यूशन करा रहे हैं ठीक है। वहां हम अपना जैसे स्टाफ है, हर स्कूल में 30-40 25-30 के आसपास स्टाफ होता है और स्टाफ को भी ये थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। भाई हम जो देश के लिए काम कर रहे हैं ना कि सिर्फ अपनी पॉकेट के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये सोच के साथ हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा करने का सोच सकते हैं। स्कूल के साथ कोऑपरेट कीजिए कि स्कूल अगर ये करने का सोच रहा है, देश को आगे ले जाने का सोच रहा है, एजुकेशन में सुधार का सोच रहा है, तो हम कोऑपरेट करें। वहां पर क्या होगा शहरों में कि आप वहां बहुत ज्यादा इसका चलन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो मेवात में ये था कि एक गांव में अगर जो मोहल्ला पाठशाला चल रही थी तो लोगों को ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नई सी चीजें। लेकिन शहरों में लोग अवेयर हैं, उनको पता है, वहां चलेंगे
तो वो जितने ज्यादा कोशिश होगी, इवन खुद पेरेंट्स खाली टाइम में भी देने के लिए तैयार रहेंगे, मेरा जहां तक ऐसा मानना है। तो मैं, क्योंकि मैंने ये करके देखा था, अपना होम टाउन है पुन्हाना, वहां पर कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं और पढ़े लिखे हैं वो सारे ही। उनके बीच में जब ये चीजें हमने कन्विंस की, मेरे स्टूडेंट्स रही 11 लड़कियां थी, उन्होंने बाकायदा खुद फोन किए, वो सारी नॉन मुस्लिम्स थी और उन्होंने तैयारी कर ली थी, सर हम लोग कराएंगे, हमें सैलरी मत दीजिएगा। मैंने कहा था इंसेंटिव तो हम आप लोगों को देंगे, और वो 11 की 11 बच्चियां करने के लिए तैयार हो गई। हमने एक आइडिया और सोचा कि अब गर्ल्स एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभी जैसे आप रेशो की बात कर रहे थे, एजुकेशन रेशो का, मैंने बताया भी था 1st to 5th क्लास तक ठीक है, क्योंकि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हर गांव में तकरीबन हरियाणा सरकार ने एक स्कूल खोल दिया था। 6ठी से 8वीं और 9th से 12th तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे गांव में नहीं है। संस्कृति स्कूल बनाए गए, मॉडल स्कूल बनाए गए, जैसा अभी आपने मेंशन किया था, लेकिन वहां पर लैक ऑफ टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें आई, बच्चे वहां पर जाना बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं मेवात में जो यूं ही पड़े हुए हैं, उनमें टीचर्स नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से पेरेंट्स को ये लगा था कि हमारी जवान बच्ची है, मैं क्यों भेजूं इसको बाहर, और ये थोड़ा नैरो माइंडेडनेस था, बिकॉज इट वाज हैपनिंग लैक ऑफ एजुकेशन। तो जो बच्चियां मेरे साथ जुड़ी थी, मैंने उनको कहा कि बेटा हम आपके साथ एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम आपको फ्रंट पर रखेंगे, आप खुद जाएंगे और वहां पर लीड करेंगे कि भाई देखो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी आपके इलाके से ही हूँ, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, हमने पढ़ा है, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, शायद विश्वास होगा फिर उनको। और ये हुआ भी ब्रिजेश, ये हुआ भी, जैसे हम लड़कियों को आगे लाए कि देखिए हम, इनफैक्ट एक सच्चाई है सर, दिस इज डार्क रियलिटी, वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये सिर्फ मैं मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का ये हाल है कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमने बच्चियों को आगे किया, उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो ये अगर हम शहरों में करना शुरू कर दें, जहां से मॉडल्स, जहां पर एक इसके लिए मॉडल मिल सकता है, तो बहुत इजीली हो भी जाएगा। हाँ, अब एक फाइनेंशियली जरूर प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बिना पैसे के, बिना सैलरी के काम नहीं करता, और शहरों के लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल भी होते हैं। अब वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि आपको कुछ नया देना है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है दी बेस्ट, अगर आपको अपने स्कूल की तरफ से कराना है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कराना है, तो हायर कर लेंगे हम लोग। जब लोगों का विश्वास हमारे ऊपर जमने लग जाएगा, तो पेरेंट्स फीस इजीली दे देते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और सब कुछ मिल भी रहा है जो स्कूल में मिलना चाहिए, तो मैं फीस क्यों ना दूं। ऐसे मुश्किल से 2-4% पेरेंट्स होते हैं जो फीस देने के लिए मना करेंगे। हमारे पास क्योंकि आना शुरू हो गए थे, हमने हालांकि लिए नहीं मोहल्ला पाठशाला आज में, हमने बोला था कि भाई आप स्कूल में आकर फीस देने जब स्कूल शुरू होंगे, क्योंकि चूंकि ये कोविड का सिचुएशन का टाइम था। अभी हम लोग क्या है कि कोविड नहीं है, फिर भी हम काम कर रहे हैं कि घर पर भी हम आपको बिजी रख रहे हैं, आपके बच्चों को आप ट्यूशन मत दीजिए, ट्यूशन में आप 1000-1500 रुपए दे रहे हैं, अगर आप 700-800 में आपका काम चलता है तो बुराई क्या है। तो पेरेंट्स इजीली तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। ये मुझे लगता है कि गांव की बजाय वहां से अगर हम शुरुआत करें, ज्यादा इजीली होगा सर। और वहां पर हमारे पास पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन एम्बेसडर हैं, वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। और इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया था सर, जो एप्रिसिएशन हमने किया था, उसमें हमने नाम दिया था स्टार टीचर्स। ये नीति आयोग पोर्टल पर भी डल गया था कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको हमने स्टार टीचर का टैग लगा दिया था। तो मारामारी मच गई, आपस में कंपटीशन पैदा हो गई, मैं स्टार टीचर क्यों नहीं हूँ। तो उन्हीं अच्छे कर रहे थे, अच्छों में से और अच्छे निकल कर आ गए थे। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से करें सर, खासकर बड़े बड़े शहरों में, तो ये मॉडल काम कर सकता है बहुत अच्छे से। पैसे का जो बात है फाइनेंशियल तौर पर, वो हमको थोड़ा सा एक मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ चीजें अगर आप ये सोचें कि प्रॉफिट 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 आना शुरू हो जाएगा, एजुकेशन पे हम ज्यादा ना भी सोचें, प्रॉफिट आएगा, लेकिन आप कुछ लोगों को दीजिए, पहले उनका एक विश्वास जीतिए, पेरेंट्स खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेगा, प्रॉफिट भी होगा फिर। इसमें जो एग्जिस्टिंग टीचर्स होते हैं उनको कोई इनसिक्योरिटी होती है क्या, जब आपने बहुत नो सारे? सर, नहीं, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, क्योंकि हमने जब ये चीजें बढ़ने लगी थी, तो हमने सर्कल बनाए जिनको हमने सीआरसी क्लस्टर में बांट दिया था। क्लस्टर में था कि भाई मोहित सर आपके पास ये 4 मोहल्ला पाठशाला रहेंगे, मैं इन 4 पाठशाला की रिपोर्ट आपसे लूंगा। तो मोहित सर को भी थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उसने अपने 4 जो स्टार टीचर्स थे या जो एजुकेशन एम्बेसडर थे उन पर फोकस किया। इसी तरह टीचर्स को हमने क्लस्टर्स में बांट दिया, तो उन्हें भी, टीचर्स को लग रहा था यार हमारा भी काम है, उनको भी हमने बोल दिया कि 50% सैलरी हम आप लोगों को देंगे, आप इनसे काम कराइएगा। तो एक चैन सा बनता चला गया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल से ऊपर से लेकर और नीचे तक का। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए, बशर्ते अगर चैन में काम किया जाए तो आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने सही कहा कि मतलब
एक तो कंपटीशन भी बहुत होता है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, प्राइवेट ट्यूशन भी चलते हैं, राइट? जस्ट let's spend 1 minute talking about the total numbers, right? ऑल ओवर इंडिया 19 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, राइट, राइट सर, 45 करोड़ है, 45 करोड़, ओके, ठीक है? राइट सर, 45 करोड़ में लगभग रफली, मतलब मैं उसको थोड़ा सा मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ओके, 15 करोड़ आप मान लीजिए कि स्कूल जाते ही नहीं है, ड्रॉप आउट कर चुके हैं, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द प्राइमरी लेवल इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट 100%। तो कुछ सालों के बाद में वो स्कूल छोड़ देते हैं। 15 करोड़ जो हैं वो जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, राइट सर, और इनके लिए 12 लाख स्कूल है, 12 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, म्यूनिसिपल स्कूल सारे मिला लीजिए 12 लाख स्कूल है, ओके सर, और 15 करोड़ जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। और कितने स्कूल्स हैं? 4 लाख स्कूल है प्राइवेट स्कूल्स केवल, राइट, तो कहाँ 12 लाख, कहाँ 4 लाख, और जो पॉपुलेशन है 15-15 करोड़ की ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर में जो शहर के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल्स अगर मैं काउंट करूँ 4000 से ज्यादा स्कूल्स नहीं है। ओके, गुड। हैदराबाद में 3500 होंगे, बम्बई में शायद थोड़े ज्यादा होंगे, दिल्ली में भी, फिर दिल्ली की डेफिनेशन भी अलग है, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, सब मिला के आप देखिए 5 से 6000 स्कूल्स हैं, राइट, ये 4 लाख स्कूल जो है ये सब छोटे छोटे शहरों में है, गांव वगैरह में है। आज एक गांव में भी 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, राइट, राइट, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई फर्क नहीं है, वो उतनी ही खराब है, उतने ही प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं, वो नहीं जानते कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट? लेकिन वही कोई अगर 10वीं या 12वीं पास कोई लड़की अगर है, वो गाइड कर सकती है, राइट? तो शहरों की मैं बात, चलो अपन बात ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 4 लाख में से आप 1 लाख स्कूल्स हटा दो जो बहुत अपर एंड स्कूल्स हैं या जो शहरों में सब आ रहे हैं, तो भी 3 लाख स्कूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो प्रोफाइल है या तो आपके जैसा है या आपके स्लाइटली बेटर है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल होगा, राइट। और यहाँ पे अगर ये शांति दूत का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी तरीके से इसको अगर हम लोग इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग को ये देखना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है कि बच्चों का एक्चुअली इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए कि हर बच्चे का, हर ग्रेड का आपको मार्क्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स आपको उसको ट्रैक करना चाहिए, राइट। एक तो ये होगा कि ये बच्चा जो था आज 30% 40% मार्क्स ला रहा है, जैसे आपने खुद की आपने बात करी, तो ओवर टाइम मतलब जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, कैसे उसकी मार्क्स में इंप्रूवमेंट आता गया और क्यों आता गया, दैट कुड बी वन। सेकंड कुड बी कि आप हर साल एक ही ग्रेड को देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड को देखिए या फिफ्थ स्टैंडर्ड को देखिए, कि ऑन एन एवरेज अगर आपके फिफ्थ स्टैंडर्ड में 40 बच्चे हैं और वो 40 बच्चे 80% ऑफ देम पास बाय थर्ड ग्रेड एक साल में, लेकिन अगले साल में काफी सारे लोग सेकंड ग्रेड में आ गए, तीसरे साल में, चौथे साल में स्टेबल रहा, पांचवें साल में आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नाउ पासिंग द एग्जाम्स विद फर्स्ट ग्रेड। क्या मतलब हुआ इसका कि वही करिकुलम को टीच करते करते वही या तो टीचर्स इंप्रूव हुए हैं या आपने कुछ नया इंटरवेंशन किया है कि ये इस ग्रेड में, फिफ्थ ग्रेड में जो भी करिकुलम सिखाया जाता था वही करिकुलम है, लेकिन बच्चों के एब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एग्जाम्स हैज इम्प्रूव्ड, राइट? सो देयर हैज टू बी some external intervention that has helped, right? तो these are long term studies जो एक ही क्लास को आप बार बार असेस करते हैं या एक ही कोहोर्ट को, एक ही बैच को आप ट्रैक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर शांति दूत से भी अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा दूत सर, sorry for interrupting, but it's not Shanti Dut. Yes, no problem.
I'm so sorry. Yeah. No problem, sir. Yeah. तो अगर इससे अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बहुत जल्दी हम लोग को इसको बाकी गांव वगैरह में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी इस साल और अभी अगले 3-6 महीने तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कुछ सर्टेनिटी है, राइट? स्कूल सब खुलेंगे, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, वैक्सीनेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो आपको लगता है कि ये आप लोग इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाएंगे या अब इसमें हवा निकलती जा रही है? जैसे आपने देखा कि कुछ इरेगुलरिटीज भी आ रही थी, कुछ अड़चने भी आई हैं बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद में। क्या लग रहा है इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है? देखिए सर, फ्यूचर की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि एज ए ट्यूशन सेंटर इनको बना दिया गया था मोहल्ला पाठशाला को, और ये रिपोर्ट हम तक पहुंची, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुंचा दी, तो उन्होंने अल्टीमेटली बोल दिया था भाई बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं चाहिए हमें कि आप रिस्क लेकर काम भी कर रहे हैं और बदनामी भी करा रहे हैं, इस तरह से काम हमें नहीं चाहिएगा। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हम भी नहीं जा सकते थे, तो हमने भी ये बंद कर दिया था। लेकिन अब पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ गए थे, हमने थोड़ा सा ऑनलाइन का सहारा लिया कि हम इस तरह से कर रहे हैं। अभी जैसे हालात बने हुए हैं, कुछ पता नहीं स्कूल खुलेंगे भी या नहीं भी खुलेंगे, कुछ पता नहीं है कि अब क्या किया जाए। बैठा तो नहीं रहा जा सकता, क्योंकि एक रेस है और अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे तो पीछे रह ही जाएंगे या फिर आप अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन अब इतना ज्यादा बूम कर चुका है। मैं एक 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा रहा था एक बार बच्चों को, उसमें एक चैप्टर है फर्स्ट द फन दे हैड। वो चैप्टर जो था 1959 या 69 के आसपास लिखा गया था, और उसमें ये 2050 के बारे में उसने इमेजिन किया था राइटर ने कि भाई 2050 तक इस तरह से होगा कि बच्चा सिर्फ घर में बैठकर अपने स्क्रीन पर पढ़ाई करेगा। तो इसमें जो 2 कैरेक्टर्स डाले थे वो आपस में डिस्कस करते हैं, उनको एक किताब मिलती है, तो वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि ये देखिए, वो कहते व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक, ये क्या होती है? तो उन्होंने उसको खोल कर दिखाया कि ये अक्षर होते थे, पहले जमाने में ऐसे स्कूल होते थे, लोग जाते, बच्चे जाते थे, खेलते थे, तो इमेजिन नहीं करते थे कि ऐसा भी कभी रहा होगा। हमारा तो टीचर ये जो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो वो 2050 तक उन्होंने बात की थी, तो 2020 में ही आ गया है वो। तो ये एक सच्चाई है, आप इससे दूर नहीं भागे, आपको ये एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये सब कुछ खत्म हो जाना है। क्योंकि वक्त और मौके के हिसाब से जो डिमांड है वो उसको पूरी नहीं करते हैं तो लोग आपको बाहर कर देंगे। तो अभी क्या है कि मोहल्ला पाठशाला जो कॉन्सेप्ट था, जस्ट लाइक आउटसाइड द क्लासरूम, ये हम इसको कह सकते थे, क्योंकि स्कूल है नहीं और ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, हर कोई अब जानने लगा है। तो अगर आप ये इसका कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सिर्फ अकेला ये कहा है कि मोहल्ला पाठशाला ही काम कर सकती है या सिर्फ अकेला ऑनलाइन टीचिंग ही काम कर सकती है, दोनों अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वक्त ये है कि दोनों को कोलैबोरेट करते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कभी भी अल्टरनेट नहीं हो सकता ऑफलाइन का। और लेकिन जरूरत अब ये है कि ऑनलाइन भी काम हम लोगों को करना पड़ेगा, तो एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए ऑफलाइन क्लास को जो है आप ऊपर रखते हुए ऑनलाइन क्लास उसके ताबे रखते हुए ये काम कर सकते हैं। ये करना ही पड़ेगा अगर आपको वक्त के हिसाब से चलना है तो। और एक चीज मैं, हाँ आपने सर फिगर्स मुझे बताए थे कि परसेंटेज का है, भाई बच्चे क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट मजबूरी हो गया है सर। अब देखिए ड्यू का जो लिस्ट वो लोग बनाते हैं एडमिशन्स के लिए, कट लिस्ट वगैरह जो भी उसको कुछ बोलते हैं, या उनका जो एक प्रोसीजर होता है बच्चे के एडमिशन के सिलेक्शन के लिए, वो 99% तक चला जाता है। अब बच्चा क्या सोचेगा, वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, वो ड्यू तो देख नहीं रहा है, उसे तो बस ये देख रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म में 99% है बच्चे के, तो उसका टॉप पर नाम आ रहा है। अब दूसरा बच्चा यही सोचेगा ना यार कि क्या करूं मैं पढ़कर, मेरा परसेंटेज बनना चाहिए था किसी तरीके से। वो अगर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं या सिलेक्शन के लिए किसी जॉब वगैरह के लिए, खासकर गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं उनको आपने हायर कर लिया, बाकी बच्चों को तो छोड़ दिया है। अब बहुत सारे, इवन मैं एक कॉन्क्रीट आपको एग्जांपल बताऊं तो ये मेरा भाई गवर्नमेंट सेक्टर में पंचायत सेक्रेटरी लगा हुआ है। उनका जब सिलेक्शन हुआ था, हम दोनों भाइयों ने अप्लाई किया, उनका परसेंटेज बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके टाइम में ये सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया था, मेरे टाइम में था नहीं। तो मैं 12th में सिर्फ 64 सिक्योर कर सका, 2002-4 की बात है। और उन्होंने जब बाद में सेमेस्टर लागू हुआ तो उनका 72 अबव चला गया। मेरा हुआ नहीं, उनका हो गया। सिर्फ बेस क्या था कि भाई जिनका परसेंटेज अच्छा है उनको शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए आप।
तो बच्चा भी करेगा क्या, पेरेंट्स भी करेंगे, वो बच्चे को कहेगा कि भाई कुछ भी करो आप परसेंटेज बनाइए, तो बच्चा भी मजबूर हो चुका है इस परसेंटेज के चक्कर में, कॉम्पिटेंसी सर रही नहीं। और क्लासरूम में भी अभी हो क्या रहा है स्कूल्स के अंदर, जो मुझे लगा इस एजुकेशन लाइन, स्कूल लाइन में आने के बाद, कि इनफैक्ट जो मैं मानता हूँ, जो मैं अपने स्कूल में लागू मैंने किया हुआ है, क्रिटिकल पेडागोजी होना चाहिए। यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे स्कूल के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ये होता है कि वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, वन वे प्रोसेस चल रहा है। अगर टीचर ने कोई सम समझा रहे हैं, टीचर कोई डेफिनेशन लिखवा रहा है, टीचर ने जो लिखवा दिया, टीचर ने जो बता दिया, बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन रेज करने की कोशिश भी करेगा तो टीचर या तो उसको बिठा देगा या उसके हिसाब से डेफिनेशन बता देगा, तो बच्चा ये मान के चलता है यही ठीक है। क्रिटिकल पेडागोजी में क्या होता है कि आप बच्चे को टीचर बना दीजिए और टीचर खुद स्टूडेंट बन जाए, तो क्या होता है कि बच्चे का बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते हैं, वो अपनी जो चीजें कहना चाहता है वो भी कहेगा। नहीं तो यही होता है टीचर ने बोल दिया कि मैंने जो बताया ना यही डेफिनेशन, बच्चा लिख लेगा बेचारा, उसका अपना दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि टीचर ने उसको कोई मौका ही नहीं दिया है। टीचर इज जस्ट लाइक ए डिक्टेटर इन द क्लासरूम, और ये बहुत नुकसान करता चला जा रहा है जी। नहीं, वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। और मार्क्स का जहाँ तक सवाल है, वो आपने सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा सिलेक्शन 12 साल का एक एलिमिनेशन सिस्टम तैयार किया है कि जो बाकी को हटा दो, जो सिर्फ अच्छे हैं उनको ले लो, बस बाकी क्या। खैर वो उसको चेंज करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन सर मेरा ये सजेशन रहेगा कि भले आपकी डिस्ट्रिक्ट ने इसको प्रोग्राम को बंद कर दिया है, देयर इज नथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट अगेन, राइट। आप अपने लेवल पे बिना किसी पब्लिसिटी के 9-10 लोगों को लेके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक हर घर में वाईफाई और हर घर में एक एक बच्चे के लिए एक स्मार्टफोन नहीं रहा, तब तक हम लोग को ऑफलाइन मेथड्स का ही यूज करना पड़ेगा। अनलॉक स्कूल प्रोग्राम्स वगैरह है, और वो भी देखिए, अनलॉक स्कूल में भी केवल 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर था, राइट। उसमें भी हम लोग को बहुत काम करना है और बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐड करने हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस साल तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। और इसके ऊपर भी आप जो बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम्स, आप मार्क्स के बारे में मत देखिए, आप उसको सिर्फ देखिए कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। राइट। उसको आप ग्रेड्स दीजिए, उसको आप मार्क्स भी मत दीजिए, लेकिन बच्चा उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं, पर उसको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये जो लंबी रेस जो चलेगी ना, जितना आप डॉक्यूमेंट कर पाएंगे इसको, आपको दिखेगा कि पहले साल में हम लोग का रिजल्ट ऐसा था, दूसरे साल में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है, उस तरह से वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो एक तो बेस्ट विशेस फॉर योर स्कूल फॉर दिस ईयर। सेकेंड थिंग, ये कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 45 करोड़ बच्चों का सवाल है, तो ये मतलब 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में खत्म हो जाए ऐसा उम्मीद करना नहीं चाहिए। लेकिन आपके जैसे लोगों को जब आपकी कहानी सुन के इतना इंस्पिरेशन मिलता है, और हम लोग का तो यही काम है कि कहीं पे कोई अच्छा हो रहा हो कुछ, अगर उसको वही आइडिया किसी और को देके वहां पे इम्प्रूवमेंट करा सके, तो हमको उससे ज्यादा खुशी मिलती नहीं है, राइट। तो आई जस्ट होप कि दिस मॉडल सक्सीड्स। अगर ये नहीं तो कुछ और हम लोग को सोचना पड़ेगा, लेकिन दिस इज वन सजेशन दैट एवरीबडी हैज बीन थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से जो, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जैसे जो अगर 12th पास लड़कियां जो घर पे बैठी नहीं है, वी आर हेल्पिंग इन द जीडीपी आल्सो, राइट। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो इट शुड वर्क। बट और भी अगर आपके पास सजेशंस आते हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड वी कैन हैव अनदर कन्वर्सेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स? और भी कुछ आपको बोलना है जो मैंने पूछा नहीं आपसे, या कुछ हम लोग से छूट गया हो? थैंक यू सर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आपका जो ये वर्धना वाला जो जिस तरह से आपकी टीम ये काम कर रही है, दो बार आपकी टीम ने स्कूल में विजिट किया था, कि ये अभी फोकस मुझे जो पर्सनली लगा था, मैंने बोला भी था आपके जो टीम हेड थे उनको कि आप एक बार मेवात में जो हमारे डीओ सर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ मेवात में बच्चे बहुत हैं सर। हरियाणा, पूरे हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर सबसे ज्यादा कहीं बच्चे हैं तो वो मेवात में ही हैं। ओके। हाँ, तो क्या है कि यहाँ पर अगर इन चीजों को कंसल्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए सारी चीजें नहीं है। एजुकेशन में क्या होता है कि खासकर गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है कि अब जॉब की सिक्योरिटी है, ज्यादा ध्यान देते हैं नहीं।
लेकिन जो वास्तव में ही करने वाले हैं, जो डीओ सर यहाँ पर हैं, अनूप जाखड़ जी, बहुत एग्रेसिव है एजुकेशन को लेकर। हम लोग अगर इनका कंसल्ट करें अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बहुत अच्छा सर इसका आउटपुट आ सकता है। मॉडल भी हम लोग, तो जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन मिलेगा। एक सीधा सा बात सर ये होता है ना कि सचिन तेंदुलकर अगर शतक मार देता है तो कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ट्रेल एंडर्स जो होते हैं, अनिल कुंबले अगर शतक मार दे तो हर कोई हैरान रह जाता है, अरे वाह उन्होंने शतक मार दिया है। मेवात जैसे डिस्ट्रिक्ट से अगर ये चीजें निकल कर आती हैं तो एवरीबॉडी विल बी शॉक। यार मेवात जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर एजुकेशन पे एक काम हो सकता है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं हो सकता, या बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में काम क्यों नहीं हो सकता। तो मेरा तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं, और बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपकी टीम के साथ मेरा राब्ता रहा है कि मैं ये सारे आइडियाज अपने डीओ सर को डिस्कस करें, हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमको सिर्फ अपने एक स्कूल और एक एरिया के बारे में नहीं सोचना है, पूरे देश के पूरे एजुकेशन के बारे में सोचना है। आपकी टीम जैसे 4000 स्कूल्स के आसपास तकरीबन काम कर रही है, तो 4 का क्यों नहीं हमें 4 लाख तक इनको पहुंचा दें, 40 लाख तक पहुंचा दें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है सर कि हमारा देश आगे जाना चाहिए बस, इंशाल्लाह। और ये होगा सर इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश करेंगे, आपका कोऑपरेशन रहेगा, आप भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड सर। आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।